नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संदेश पर। मैं हूं आयुष संदेश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इतिहास की जिससे पूरे साउथ एशिया की तकदीर बदल गई। ये कहानी है कैसे एक ब्रिटिश जज सर सिरिल रैडक्लिफ ने केवल 5 हफ्तों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लकीर खींच दी। ये सिर्फ एक बॉर्डर की लाइन नहीं थी, ये लकीर लाखों जिंदगियों से गुजरकर उन्हें हमेशा के लिए बदल गई। चलिए समझते हैं इस इतिहास को। ब्रिटिश राज का अंत करीब आ रहा था। कम्युनल टेंशन्स उबाल पर थे और लंदन में बैठी सरकार ने तय किया कि पावर ट्रांसफर अब जल्दी करना होगा। लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय थे, उन्होंने 3 जून 1947 को एक प्लान अनाउंस किया जिसे हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। इस प्लान के मुताबिक इंडिया को डिवाइड किया जाना था। पंजाब और बंगाल जैसे सबसे सेंसिटिव इलाकों के लिए अलग अलग बाउंड्री कमीशंस बनने थे और एक न्यूट्रल चेयरमैन को फाइनल लकीर डिसाइड करनी थी। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को पास किया और नई आजादी की डेट फिक्स हो गई 14-15 अगस्त। मतलब सोचिए, इतना बड़ा सबकॉन्टिनेंट, इतनी मिक्स्ड पॉपुलेशन और आधी सदी का पॉलिटिकल बैगेज और टाइम सिर्फ कुछ ही हफ्तों का। अब आती है एंट्री सर सिरिल रैडक्लिफ की। ये एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे, एक बेहतरीन लीगल माइंड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन्होंने इंडिया को पहली बार देखा 8 जुलाई 1947 को और उनके हाथ में दे दिया गया सबसे मुश्किल असाइनमेंट। बंगाल और पंजाब दोनों के बाउंड्रीज आपको तय करनी है और टाइम सिर्फ 5 हफ्तों का। उनको यह प्रिंसिपल दिया गया, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हो वहां पाकिस्तान, जहां नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो वहां इंडिया। साथ ही एक लाइन ऐड हो गई, अदर फैक्टर्स। इस अदर फैक्टर्स में रिवर्स, कैनाल्स, रेलवेज, ट्रेड रूट्स, नेचुरल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन सब आता था। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ग्राउंड पर इसका मतलब था हर फैसले के पीछे किसी की रोजी रोटी, किसी का पानी, किसी की जमीन और सबसे बड़ी बात, किसी की जान और इज्जत जुड़ी हुई थी। रैडक्लिफ के नीचे 2 कमीशंस बनी, बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब बाउंड्री कमीशन। दोनों में 4-4 मेंबर्स थे, 2 कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के और चेयरमैन खुद रैडक्लिफ। रियल मजे की बात यह है कि दोनों तरफ के मेंबर्स बीच का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाए। हर बड़ी बात पर डेडलॉक। इसका रिजल्ट, फाइनल फैसला प्रैक्टिकली रैडक्लिफ को अकेला लेना पड़ा। उन्होंने दिल्ली, लाहौर और कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, में बैठकों की सेंसस डेटा देखा जो ज्यादातर 1941 का था। मैप्स पर पेंसिल से मार्क किए और एक एक तहसील, एक एक थाना पर डिसीजन लिया। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि टाइम बहुत कम था और अगर 2-3 साल मिल जाते तो कुछ डिसीजंस को बेहतर बनाया जा सकता था। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कंसीड की थी कि उनके पास टाइम ही इतना कम था कि वो इससे बेहतर काम नहीं कर सकते थे। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे ये लाइन बनी और किन डिसीजंस पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। बंगाल की तरफ से शुरू करते हैं। कलकत्ता का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। सिटी एक इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर था। पोर्ट, हुगली रिवर, कोल सप्लाई, मिल्स, ट्रेड, सब कुछ यहीं था। अगर कलकत्ता ईस्ट बंगाल के साथ जाता तो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती थी। इसीलिए कलकत्ता वेस्ट बंगाल को दिया गया। चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स का केस थोड़ा अलग था। यहां बौद्ध मेजॉरिटी थी, लेकिन जियोग्राफी और कंटिग्यूटी के बेसिस पर ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, के साथ ऐड किया गया। नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी का हिस्सा इंडिया को मिला। कनेक्टिविटी और हिल इकोनॉमी के एंगल से यह लॉजिकल माना गया। बंगाल कमीशन का अवार्ड फाइनलाइज हो गया था अगस्त के तीसरे हफ्ते तक और पब्लिक को यह अवार्ड सुनाया गया 17 अगस्त 1947 को। लाहौर, जो उस वक्त का कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव दिल था, पाकिस्तान को दिया गया। रैडक्लिफ ने बाद में कहा कि उन्होंने एक वक्त पर लाहौर को इंडिया को देने का सोचा था, लेकिन फिर रियलाइज किया कि अगर लाहौर भी इंडिया को दे दिया तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा अर्बन सेंटर नहीं बचेगा, जबकि कलकत्ता तो पहले से ही इंडिया को दिया जा चुका था। इसी के साथ गुरदासपुर और बटाला जैसे तहसील्स का इंडिया को जाना कंट्रोवर्शियल बना, क्योंकि यहां कई जगह मुस्लिम मेजॉरिटी थी। पर अवार्ड ने इन्हें इंडिया को दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर तक एक ग्राउंड कॉरिडोर बन गया वाया पठानकोट। आगे चलकर यह डिसीजन स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया और कश्मीर डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। फिरोजपुर और जिरा के एरियाज पर भी बड़ी डिबेट हुई, क्योंकि यहां से कैनाल हेडवर्क्स और इरिगेशन सिस्टम्स कंट्रोल होते थे। ये एरियाज इंडिया को मिले
जिससे पाकिस्तान की तरफ से ग्रीवेंस और बढ़ा। एक और बड़ी बात, ये अवार्ड्स इंडिपेंडेंस डे पर अनाउंस नहीं हुए, ये पब्लिक को बताए गए 17 अगस्त 1947 को, यानी इंडिपेंडेंस के 2 दिन बाद। क्या हुआ इससे? ग्राउंड पर लोगों को पता ही नहीं था कि उनका गांव किस देश में आएगा। जहां 14 या 15 अगस्त को झंडा लहराया गया, वहीं 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि बॉर्डर तो कहीं और निकल गया। और इसी अनसर्टेनिटी ने, रूमर्स ने, फियर ने सब मिलकर वायलेंस को आग दी। रिजल्ट, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशंस में से एक और बेहिसाब खून खराबा। अब थोड़ा सा नंबर और रियलिटी चेक। पार्टीशन के दौरान कितने लोग मरे, ये एग्जैक्ट गिनती आज तक हिस्ट्री में डिबेट का टॉपिक है। कुछ एस्टिमेट्स 2 लाख के आसपास कहते हैं, कुछ 5 लाख, कुछ 1 मिलियन, और कुछ कहते हैं कि लगभग 2 मिलियन तक लोगों की जान गई। रिफ्यूजी मूवमेंट की बात करें तो 12 से 20 मिलियन के बीच लोगों ने अपने घर छोड़े और बॉर्डर क्रॉस किया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये हर नंबर के पीछे एक खानदान की कहानी है। घोस्ट ट्रेनर्स, जलते हुए गांव, टूटते रिश्तेदार और कैंप्स में जीने की कोशिश। रेडक्लिफ खुद भी इस सब से हिल गए थे। इतना दर्द देखकर वो इंडिया छोड़कर वापस गए, अपने पेपर्स जला दिए और उन्होंने अपनी फीस तक रिफ्यूज कर दी। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि उन्हें खुद इस फैसले की ह्यूमन कॉस्ट ने अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि टाइम बहुत कम था और अगर उनके पास 2-3 साल होते तो वो इससे बेहतर लाइन बना सकते थे। लेकिन सच यही है कि उनके पास जो मैंडेट था उसमें पॉलिटिकल प्रेशर, डेडलाइन और ग्राउंड रियलिटीज सब कुछ एक साथ थे। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि कहानी तभी पूरी होगी जब हम समझेंगे कि हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की वायलेंस ने कम्युनल रिफ्ट को और गहरा किया। कलकत्ता और नोआखली जैसे जगहों पर खून बहा और पॉलिटिक्स में मिसट्रस्ट इतना बढ़ गया कि यूनाइटेड इंडिया का आइडिया पेपर पर तो था, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर मुश्किल हो चुका था। 1947 के पहले आधे में पंजाब में गवर्नेंस स्टिर हो गया, मिलिशियाज उभर आईं और एटमॉस्फेयर इतना वॉलेटाइल हो गया कि ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया, स्पीड ही सबसे जरूरी है। इसी स्पीड का प्रैक्टिकल रिजल्ट था बाउंड्री कमीशन के पास सिर्फ 5 हफ्तों का वक्त। अब थोड़ा डिटेल में कमीशन की वर्किंग को फील करते हैं। पब्लिक सिटिंग्स हुई, कलकत्ता हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, जहां पर कांग्रेस की तरफ से सीनियर काउंसिल्स, मुस्लिम लीग की तरफ से बड़े नाम और सिख लीडरशिप, स्पेशली अकाली दल, अपनी सबमिशंस लेकर आए। हर तरफ से तहसील थाना लेवल फिगर्स रखे गए। इरिगेशन के हेडवर्क्स फिरोजपुर, माधोपुर पे टेक्निकल पेपर्स आए। रेल जंक्शंस लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और लाहौर दिल्ली मेन लाइन की कनेक्टिविटी पर आर्ग्यूमेंट्स हुए। जहां जहां पॉपुलेशंस मिक्स्ड थीं, वहां अदर फैक्टर्स को वेट देना पड़ा, क्योंकि सिर्फ नंबर से ग्राउंड पर पीस या प्रैक्टिकलिटी नहीं आती। लेकिन जब दोनों पॉलिटिकल साइड्स किसी मिडिल ग्राउंड पर नहीं आई, तो चेयरमैन को अपना फाइनल जजमेंट लिखना पड़ा और वो जजमेंट किसी एक साइड को खुश नहीं कर सका। बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा कलकत्ता का था और दूसरा चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स का। एक तरफ एक बड़ा इकोनॉमिक हब जिसे वेस्ट बंगाल को मिलना जरूरी था, दूसरी तरफ एक हिल्ली बौद्ध बहुल इलाका जिसे जियोग्राफिक कंटिग्यूटी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया, जिससे वहां की इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स और फ्यूचर पर सवाल उठे। नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी बेल्ट इंडिया को मिली। ये कनेक्टिविटी और हिल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल लगता है। पंजाब में सिख कम्युनिटी की डिमांड बहुत क्लियर थी, उनके सेक्रेड साइट्स, उनकी कैनाल्स, उनकी बस्तियों की सिक्योरिटी। इसलिए अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, दुआबा मालवा बेल्ट का इंडिया में रहना एक्सपेक्टेड था। लाहौर का पाकिस्तान को जाना एक बड़ा इमोशनल झटका था इंडिया के लिए। लेकिन रैडक्लिफ ने यह भी कहा कि अगर लाहौर इंडिया को मिलता तो पाकिस्तान के पास कोई फ्लैगशिप सिटी नहीं बचता। गुरदासपुर बटाला का इंडिया को मिलना आगे चलकर जम्मू और कश्मीर तक ग्राउंड एक्सेस का रास्ता बन गया। फिरोजपुर और जिरा पर भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट्स आए, क्योंकि कैनाल हेडवर्क्स से पूरे एग्रीकल्चर पर असर पड़ता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, अवार्ड की पब्लिकेशन डिले। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ये अवार्ड अनाउंस किया गया 17 अगस्त 1947 को। कुछ लोग कहते हैं कि डिले की वजह ऑप्टिक्स थी, ताकि इंडिपेंडेंस डे की खुशी के बीच में बॉर्डर्स की अनाउंसमेंट से जो भी ब्लेम आए वो सीधा ब्रिटिश पर न आए। लेकिन फील्ड पर इसका इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को 2-3 दिन तक नहीं पता था कि वो किस कंट्री में आएंगे। ये अनसर्टेनिटी, ये कंफ्यूजन और ऊपर से ऑलरेडी हाई टेंशंस,
सब मिलकर वायलेंस को और ज्यादा भड़का गए। पार्टीशन के आफ्टरमैथ पर अगर हम 2 मिनट रुकें तो पिक्चर और क्लियर होती है। रिफ्यूजी कारवां जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतने बड़े होंगे, नदियों, रेल ट्रैक्स, सड़कों, जंगलों से गुजरते हुए नई जिंदगी की तलाश में निकले। हॉस्पिटल्स और कैंप्स ओवरबर्डन हो गए, डिजीजेस फैली, खासकर बच्चों और महिलाओं पर डबल ट्रॉमा आया। घर छोड़ना, सफर की मुश्किलें और कम्युनल अटैक्स का डर। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी था, ये सोशल फैब्रिक का फटना भी था, ये इकोनॉमी का झटका भी था, और सबसे बढ़कर इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा। सर सिरिल रैडक्लिफ के बारे में एक और लेयर समझिए। उन्हें कश्मीर के स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज का उस वक्त पूरा अंदाजा नहीं था। उनका मैंडेट भी लिमिटेड था, लेकिन पंजाब के नॉर्थ ईस्ट के फैसले जैसे गुरदासपुर ने कश्मीर के आगे की पॉलिटिक्स पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर डाला। इसलिए जब हम कहते हैं कि 5 हफ्तों में एक जज ने इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, तो हम ये भी याद रखें कि असली डिवीजन तो सालों से बनता जा रहा था। पॉलिटिक्स, मिसट्रस्ट, राइट्स और कॉलोनियल पॉलिसी के प्रेशर के बीच रैडक्लिफ को सिर्फ बोला गया, फिनिश द जॉब। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या किसी भी हालत में एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ की जा सकती थी? सच कहूं तो नहीं। एक ऐसा रीजन जहां हर दूसरे गांव में अलग कम्युनिटी साथ साथ रहती हो, जहां पानी एक तरफ से चलता हो और जमीन दूसरी तरफ, जहां रेल लाइंस और कैनाल्स एक दूसरे पर डिपेंड हो, वहां कम्युनल मेजॉरिटी, कंटिग्यूटी और इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटी को एक साथ बैलेंस करना, वो भी सिर्फ 5 हफ्तों में, ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अगर टाइम ज्यादा होता तो ग्राउंड सर्वेज होते, जॉइंट वाटर अथॉरिटीज बन सकती थीं, ट्रांस बॉर्डर इकोनॉमिक रिजीम्स डिजाइन होते और शायद कुछ कॉरिडोर या स्पेशल जोन्स बनते। लेकिन 1947 का पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना टेंस था कि स्पीड को ही प्रायोरिटी दी गई। आज जो रैडक्लिफ लाइन पंजाब में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का हिस्सा है और बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का कोर है, वो सिर्फ मैप पर नहीं, मेमोरी पर भी छपी हुई है। हर साल अगस्त आते ही कहानियां फिर से जिंदा होती हैं। बैठक के कमरों में दादी नानी अपने शहर, अपनी गली, अपनी मिट्टी को याद करती हैं। रेल स्टेशन और खेत और पुल जहां से परिवार अलग हो गए थे। ये लाइन सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, हमारी कलेक्टिव यादों की एक सख्त हड्डी बन चुकी है। चलो अब एंड में कुछ ऑनेस्ट बातें शेयर करता हूं जो मैं फील करता हूं। पहला, रैडक्लिफ ने टेक्निकल तौर पर 5 हफ्तों में बाउंड्री ड्रॉ की और 17 अगस्त 1947 को अवार्ड पब्लिक हुआ। दूसरा, ये काम किसी को खुश नहीं कर सका, क्योंकि एक ऐसे जिगसो पजल को जब जल्दी में सॉल्व किया जाता है तो कुछ टुकड़े हमेशा कहीं ना कहीं उभर के रहते ही हैं। तीसरा, पब्लिकेशन डिले और एडमिनिस्ट्रेटिव अनप्रिपेयर्डनेस ने ग्राउंड पर वायलेंस को बढ़ावा दिया। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा स्पार्क होती है। चौथा, आज भी हमारे लिए लेसन क्लियर है, जब कभी बॉर्डर्स की बात हो तो सिर्फ लकीर से ज्यादा लोगों की जिंदगी, पानी, बाजार, रेल और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना जरूरी है। और एक पर्सनल नोट, ये कहानी सिर्फ एक ब्रिटिश जज की नहीं, ये कहानी उन लोगों की है जो उस वक्त जिंदा थे और उनकी आने वाली पीढ़ियों की भी। हम सबके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर कभी किसी नए डिस्प्यूट का सॉल्यूशन ढूंढना हो तो स्पीड से ज्यादा समझ और इंसानियत को ऊपर रखें। बॉर्डर्स मैप पर बन सकते हैं, लेकिन दिमाग और दिल के अंदर वाली बाउंड्रीज को तोड़ना हमारा काम है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपने अभी तक स्टडी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि दुनिया भर की जरूरी और दिलचस्प खबरें आपको सबसे पहले में मिलती रहें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल नहीं भी है तब भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को जिस किसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।